एबीपी 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण के लिए पीएम केयर्स फंड से टीकाकरण के लिए 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया जाएगा। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था, जिसमें सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टर को टीका लगाया गया था। 1 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हो गया है। पहले चरण में आने वाली लागत करीब 80% है। पिछले वर्ष मार्च में स्थापित किए गए पीएम केयर फंड को व्यक्तियों और कॉर्पोरेट के स्वैच्छिक योगदान से मिली मदद के जरिए महामारी से प्रभावित क्षेत्रों को सहायता दी जा रही है। व्यय सचिव सोमनाथ के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में स्वास्थ्य और आगामी मोर्चे पर तैनात कर्मियों के टीकाकरण की लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार उठा रही है और इसके लिए राशि स्वास्थ्य मंत्रालय व पीएम केयर फंड से उपलब्ध कराई गई है। मार्च तक टीकाकरण में करीब 2700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 480 करोड़ और 2220 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से दिए जाएंगे। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर 70 दिन से ज्यादा कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा है। बजट सत्र के तीसरे दिन भी राज्यसभा में किसान के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर बाद किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई और विपक्ष के बीच सहमति बनी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा की गई। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने कहा, किसानों के लिए बनाए गए कानून किसानों को ही पसंद नहीं तो उन्हें वापस लिया जाए। देश के लिए किसान और जवान दोनों ही जरूरी हैं। सरकार को किसानों की सुननी चाहिए, उन्हें देशद्रोही बताकर उनसे लड़ना नहीं चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन की कार्यवाही बार बार बाधित करने के लिए मार्शल की मदद से सदन से बाहर किया गया और दिन भर के लिए कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। किसान राज्यसभा में कल विपक्षी पार्टियों द्वारा किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस पर चर्चा की गई थी, जिसमें सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों की इस मांग को खारिज करते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर अगले दिन चर्चा की जाएगी। जिसके बाद विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया और थोड़ी देर बाद किसानों ने समर्थन में विपक्ष लौटा और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 3 बार स्थगित किया गया था। हंगामे के कारण बैठक 10:30 बजे स्थगित होते होते 11:30 के बाद 12:30 बजे भी स्थगित की गई। आज भाजपा में राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया गया और इस पर केंद्र सरकार से उचित कार्यवाही का आग्रह किया गया। तो वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्टों पर राजद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने का मुद्दा उठाया और सभापति वेंकैया नायडू से इस मामले में उचित कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। भारत के रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एयरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एयरो इंडिया 2021 के तीसरे संस्करण के आयोजन में वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सरकार ने देश की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े, जटिल और मजबूत कदम उठाए हैं। आत्म भारत के तहत केंद्र सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है। यह आयोजन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा, भारत कई मोर्चों पर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है जो अब एक वैश्विक खतरा बन गया है। भारत हर कीमत पर अपने लोगों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए तत्पर है। भारत के जवान अपने देश की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आगे रक्षा मंत्री ने कहा, आगामी 7-8 वर्षों में सैन्य आधुनिकीकरण पर $130 बिलियन खर्च करने की सरकार ने योजना बनाई है। वैश्विक महामारी के बाद भी आयोजन में भारी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने पर रक्षा मंत्री ने प्रसन्नता जताई और प्रतिभागियों की सराहना भी की। एरो इंडिया शो में भारतीय वायुसेना Su-30 MKI फाइटर जेट प्रदर्शित किया गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्चर वर्जन है। वायुसेना का एक समर्पित स्क्वायर इन मिसाइलों से लैस है जो 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा एरो इंडिया में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन भी किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा, भारतीय वायुसेना से तेजस MKIA का मूल्य 48,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
यह अब तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। इस आयोजन में लगभग 80 विदेशी कंपनियों, रक्षा मंत्रियों, प्रतिनिधियों, सेवा प्रमुख और 55 से अधिक देशों के अधिकारियों सहित लगभग 540 प्रदर्शकों ने भाग लिया। दिल्ली सीमा पर कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन को 2 महीने से ज्यादा हो गया है। कड़ाके की ठंड में भी किसान अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। तो वहीं किसानों की जिद को देखते हुए सरकार ने भी अपना रवैया जटिल कर लिया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों के ट्रैक्टर और किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सके, इसके लिए दिल्ली बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवार बनाने के साथ साथ सड़क पर नुकीले तार बिछाए गए। यहां तक कि सीमा पर तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों को स्टील की लाठियां दी गई थी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर स्टील की लाठियां वापस मंगवा ली गईं। लेकिन भारी सुरक्षा बल अभी भी सीमा पर तैनात है ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सके। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को तेज करते हुए 6 फरवरी को 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रतिदिन 10,000 लोगों के लिए लंगर बन रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज जिंद में आयोजित महापंचायत में पहुंचेंगे, जहां आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। महापंचायत खेल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। महापंचायत के दौरान वाहनों की पार्किंग के लिए 3 एकड़ में की गई व्यवस्था। इस महापंचायत में राकेश टिकैत के साथ महासचिव युद्धवीर सिंह, किसान नेता गुरनाम सिंह, पंजाब से नेता लबीर सिंह, राज्यपाल रतन सिंह मान, चौधरी जोगेंद्र सिंह मान के साथ साथ हरियाणा के सभी खाप पंचायतें, तपें और पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भी किसान हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार पर कभी बेरोजगारी, कभी कृषि कानून तो कभी गिरती हुई अर्थव्यवस्था आदि मुद्दों को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर प्रधानमंत्री को तानाशाह कहते हुए कहा, आखिर क्यों कई तानाशाहों का नाम एम अक्षर से शुरू होता है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, मोमबुटू, मुशर्रफ, मैकॉम्ब्रियो का नाम लिखा है। राहुल गांधी कृषि कानून के विरोध में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को कांग्रेस के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद भारत ने अपने मित्र देशों को टीका पहुंचाने के अपने वादे को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया था, जिसके पश्चात बांग्लादेश, माइक्रो, ब्राजील समेत 18 देशों को वैक्सीन मुहैया कराई थी। वैक्सीन के निर्माण में भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन दुनिया का सबसे बड़ा दवा निर्माता है। पूरी दुनिया में भारत में निर्मित वैक्सीन की तारीफ की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने भी भारत में निर्मित वैक्सीन की तारीफ की है, जिसके बाद भारत को अब एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत में निर्मित वैक्सीन कोविड-19 टीका अमेरिका के बाजार में दिखाई देगा। इसके लिए हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अमेरिकी कंपनी ओकुजेन के साथ समझौता किया है। इसकी जानकारी भारत बायोटेक करते हुए कहा, अमेरिका में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए ओकुजेन कंपनी के साथ टीका का निर्माण की विधि साझा की गई है, जिसके बाद आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इस टीके को अमेरिका बाजार में उतारा जाएगा। अमेरिकी बाजार से मिलने वाले मुनाफे में 50% हिस्सेदारी भारत बायोटेक की रहेगी। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा ने बताया, कोविड-19 महामारी ने मानवता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कंपनी के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वैश्विक कारण के लिए टीके विकसित करें। उत्तरी और मध्य भारत में 3 से 5 फरवरी के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बारिश होने की आशंका जताई गई है। IMD के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटों में इन क्षेत्रों को शीतलहर से आराम मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं अफगानिस्तान के साथ साथ मध्य पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी चक्रवात की स्थिति देखी गई है। मौसम में हुए इन बदलाव के कारण उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के ऊपर मौसम प्रभावित हुआ है, जिस वजह से मैदानी इलाकों और मध्य भारत के ऊपर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं
पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पूर्व हवाओं के मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम में हुए इन बदलावों के कारण आगामी दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश, बर्फबारी और ओले गिरने की आशंका प्रबल बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर के ऊपर 5 फरवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है, तो वहीं मैदानी इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड में 6 फरवरी तक बारिश की आशंका जताई गई है। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण स्थितियों को देखते हुए अपनी युद्धक शक्ति को प्रतिदिन बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा आधिकारिक रूप से किया जाएगा। यह सौदा 48,000 करोड़ रुपए का बताया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद का सौदा है। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के रक्षा मंत्री, वायुसेना के शीर्ष सर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में बेंगलुरु स्थित एरो इंडिया एरोस्पेस प्रदर्शनी के दौरान इस सौदे पर आधिकारिक रूप से मुहर लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने घरेलू रक्षा खरीद के तहत 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 13 जनवरी को 83 तेजस विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सऊदी में आने वाले 73 हल्के लड़ाकू विमान, तेजस MKI विमान और 10 तेजस MKI परीक्षण विमान शामिल है। तेजस MKI स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित आधुनिक 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। भारत में कल कोरोना के मामलों में भारी गिरावट के बाद आज वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,039 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 110 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में अब तक कुल आंकड़ा लगभग 1 करोड़ 7 लाख को पार कर गया है, तो वहीं इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 1,54,000 के पार पहुंच गया है। कल आए आंकड़ों के अनुसार इस महामारी के कारण 94 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कुल 8,635 मामले सामने आए थे। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट को लेकर भारत के साथ अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की है और दोनों ही देश इस घटना पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने म्यांमार की सेना को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर म्यांमार की सेना अपने कदम वापस नहीं लेगी, बाइडेन सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जिसके बाद म्यांमार की सेना पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। यूएन ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने म्यांमार में राजनीतिक बंदियों की रिहाई और लोकतांत्रिक की बहाली का आह्वान किया है, लेकिन इस सूची में चीन का नाम शामिल नहीं है। तख्ता पलट के 2 दिन बाद सेना के नोटिफिकेशन जारी कर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सदस्यों की जानकारी साझा की है। इस जानकारी में सीनियर जनरल और कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसिंग मिनिंग हिलिंग को प्रमुख बताया गया है। गौरतलब है कि म्यांमार में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के माध्यम से ही सरकार काम करती है। तख्ता पलट से पहले आंग सान सू की स्टेट काउंसलर थी।